चलिए, हेलो 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 हेलो। हाँ, चलिए। तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। इसमें ले बस 2 पेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपने फटाक से ख़त्म करेंगे। और मोस्टली आप लोग बहुत सारा चीज़ में ऑलरेडी जानते हैं आप लोग, लेकिन मैं तो यही सोच के पढ़ाता हूँ। जो मैं ना पहली बार इकोनॉमिक्स जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस समय से मैं रटते आ रहा हूँ कि मैं यही सोच के पढ़ाता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता। भाई, आप पैसा मेरे को दिए हो, पेमेंट किए हो पढ़ने के लिए, तो मैं क्यों ऑलरेडी अजम्पशन लेके रखूँ कि आप लोग आता है? नहीं, मेरा अजम्पशन नहीं रहता कि आपको जीरो नॉलेज है इकोनॉमिक्स का। मैं बेस से लेके यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेके अपने एडवांस तक मेरे क्लास में जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे, प्रोवाइडेड आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तब। ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों। फिजिकली तो नहीं, जब वीडियो है तो फिजिकली नहीं, मेंटली आप लोग को मेरे साथ रहना है वीडियो में। जो मैं समझाता रहूँ समझते रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं होगा। चलिए, अब लास्ट टॉपिक बट नॉट नॉट द लिस्ट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो क्या होता है ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क। द डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट इज रेफर एज ए ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो डे टू डे डेली ऑपरेशन करता है सेंट्रल बैंक, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क। द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क प्रोसीजर्स फ्रेमवर्क दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व 3 मेजर स्टेप, 3 मेजर एस्पेक्ट या फिर स्टेप। पहला स्टेप क्या है? चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट। क्या मेरा ऑपरेटिंग टारगेट है? चूजिंग द इंटरमीडिएट टारगेट। क्या मेरा इंटरमीडिएट टारगेट है? बीच टारगेट क्या है? और चूजिंग द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा पॉलिसी मेरा इंस्ट्रूमेंट किसको इफेक्ट करेगा? अब अंदर में चलते हैं। चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट। ऑपरेटिंग टारगेट इज द वेरिएबल दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस विद द एक्शन। मतलब क्या? जैसे एग्जांपल में इन्फ्लेशन, अब मैं ऊपर में चिल्लाते हुए आ रहा था ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो मेरे को मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो वो बोलना चाह रहा है ऑपरेटिंग टारगेट। देखो कि अभी मैं मार्केट में क्या, अभी इकोनॉमी कहाँ पे है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। यदि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा अपने को। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब मनी सप्लाई नीचे होगा तो डिमांड नीचे होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। उसी तरह जब मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा इंप्लॉय चाहिए होगा, तो इंप्लॉय को हायर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट नीचे हो जाएगा। चूजिंग द इंटरमीडिएट टारगेट। अब ऑपरेटिंग टारगेट हो गया। आप देखो बीच वाला टारगेट क्या है? बीच टारगेट में क्या होगा? इंटरमीडिएट टारगेट इज अ वेरिएबल विच द सेंट्रल बैंक कैन होप टू इन्फ्लुएंस टू a reasonable degree through the operating target and which display a predictable and stable relationship with the goal variable। देखो, ऑपरेटिंग मतलब क्या? डे टू डे अभी फिलहाल में। लेकिन गोल क्या होगा? लॉन्ग टर्म गोल। मतलब लॉन्ग टर्म गोल मतलब इकोनॉमी को कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो पहला वाला था, एक तरीका से बोलो तो वर्किंग कैपिटल वाला हिसाब। मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन। अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मेरे को क्या करना है। और गोल मतलब लॉन्ग टर्म, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में कहाँ है, उसके लिए। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या देगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब क्या? बिजनेस साइकिल ना, भाई इकोनॉमी मेरा कितना स्टेबल है, सब लोगों के पास जॉब है कि नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी कोई भी कंट्री का पूरा पॉपुलेशन फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ। देयर इज अ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जब जाते हैं अपने, तब उसको बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अदरवाइज देयर शुड बी अ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और देयर शुड बी अ नेचुरल इन्फ्लेशन। मतलब थोड़ा सा प्राइस तो बढ़ना ही चाहिए। चूजिंग दी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। These are the variable, these are the various tools that central bank can use to influence the monetary policy and क्रेडिट कंडीशन नहीं होगा मेरे, क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक है। क्रेडिट कंडीशन एंड परस्यू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। भाई बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू क्या करेगा? अपने क्रेडिट क्रिएशन को, मनी सप्लाई को, मनी डिमांड को क्या करेंगे? आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला, अब इसमें 2 टूल आता है, एक क्वांटिटेटिव टूल और एक क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी को इफेक्ट करेंगे, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी को इफेक्ट करेंगे। अब ये क्या होता है पढ़ेंगे उसके बाद समझाऊंगा मैं। क्वांटिटेटिव टूल, द टूल अप्लाई बाय द पॉलिसी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। क्वांटिटी मतलब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कितना होगा सीधा उसी को हिट कर रहा है अपने। मनी सप्लाई इन द इंटायर इकोनॉमी इंक्लूड सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स एंड हाउसिंग, इटीसी। मतलब जो भी
ऐसा ऐसा टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है मेरा मनी सप्लाई। पहला उसमें आता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो में तो पहला आता है रिजर्व रेशियो। अब रिजर्व रेशियो क्या है? बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप असाइड अ सेट परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व और आरबीआई अप्रूव एसेट। रिजर्व रेशियो इज अ टू टाइप। अब देखो, कुछ जो अपने याद है अपने क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ रहे थे कि 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उसमें ले वो 80 रुपया लोन दिया और 20 वाला रिजर्व रख लिया, वही रिजर्व का बात कर रहा है। यही एक तरीका मान लो वहाँ पे मेरा रिजर्व रेशियो क्या था, 20%। 20% हाइपोथेटिकली है, अजम्पशन है। मे बी जो रियलिटी होता है, जो गवर्नमेंट वाला होता है, जो मतलब जो सेंट्रल बैंक के द्वारा होता है, वो डिफरेंट हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला आता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड दिस पोर्शन इन कैश विद आरबीआई के साथ। द बैंक कैन नाइदर लेंड इट टू एनीवन nor can it earn any interest rate on the profit, not can earn any interest, nor can earn any interest। मतलब इसका दो इंपॉर्टेंट, अच्छा नीचे में कुछ दिया हुआ, नीचे में पढ़ने दे, यदि इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं दिया हुआ तो हम लिखवाएंगे। जैसे क्या होगा, ये रिजर्व को अपने किसके साथ रखना पड़ेगा, आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा, प्लस आरबीआई इसमें मेरे को क्या कुछ ब्याज देगा क्या, नहीं, नो इंटरेस्ट, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। In other words, the cash reserve ratio (CRR) refer to a fraction of total net demand and time liability, जिसको अपने NDTL बोल सकते हैं, of scheduled commercial bank in India, which it should maintain as cash deposit with Reserve Bank of India, irrespective of the size of financial position। तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तुम छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, एग्रीकल्चरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, आई डज नॉट केयर। आई मीन्स आरबीआई डज नॉट केयर। आरबीआई बोलेगा भाई इतना बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो इस पे क्या होगा, इसमें भी कुछ लिखा नहीं होता। इस पे एक काम करो, यहाँ पे लिख लो विथ आरबीआई, विथ आरबीआई मतलब ये पैसा आरबीआई के साथ होगा प्लस नो इंटरेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट में भी शायद पूछ ले। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको अपने SLR। बैंक आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड दिस पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी एसेट सच एज गोल्ड, liquid assets such as gold, RBI approved security such as government securities. Banks are allowed to earn interest on this security, however it is very low, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है। और इन अदर वर्ड्स द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज व्हाट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज अ स्टिपुलेटेड परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी DTL और नेट DTL इन कैश, गोल्ड अप्रूव और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। मतलब उसने बोला कि भाई ठीक है, जो तुमको पैसा मिल रहा है, जो CRR मेंटेन कर रहे हो वो तो अलग है, लेकिन उसके बाद भी तुमको कुछ पैसा मेंटेन करना है जो कि तुम्हारे, ये शायद आरबीआई के साथ नहीं रहता है, एक सेकंड, ये अपने को अपने पास करना पड़ता है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे विथ आरबीआई होता है और यहाँ पे विद इन बैंक इटसेल्फ, बैंक इटसेल्फ मतलब ये बैंक के पास ही जाएगा, प्लस इस पे अपने लो इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट, ठीक। ऊपर वाला का अपोजिट, ऊपर वाला किसके पास था, बैंक के पास था और उस पर नो इंटरेस्ट, और इस पे अपने पास रहेगा और वेरी लो इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं मैंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब क्या, कुछ पैसा तो तुम आरबीआई के पास रख लो, इसका कुछ आगे में एग्जांपल एक आएगा उसमें डिटेल होगा, इसलिए मैं और डिटेल नहीं जा रहा हूँ। डिटेल क्या 4 लाइन है तो और क्या डिटेल जाऊँ मैं, 9 मिनट ले लिया 2 चीज़ें समझाने में, तो डिटेल ही तो है अपने। तो स्टैट्यूटरी CRR में कैश निकालते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं जो कि इंटरेस्ट कुछ नहीं देता मेरे को। SLR में क्या होते हैं, कैश नहीं, कैश को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, इधर कैश में रखो, एसेट में रखो, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो विथ इटसेल्फ, मतलब अब मेरे पास ही होगा, इसको आरबीआई के पास नहीं रखेंगे और इसमें वेरी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब एक आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
इन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन ऊपर नहीं पढ़े थे, ये क्या होता है थोड़ा सा पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। चलो ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, आरबीआई बाई and sell government security in the open market. These operations conducted by the central bank in open market are referred to the open market operation. मतलब पैसा के सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आरबीआई ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद इटसेल्फ मार्केट में आके पब्लिक को सेल करता है या फिर बाई करता है, इससे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हेन द आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, छूट गया है नहीं, अच्छा इतना ही दिया है, इन ऑर्डर करना ही था। व्हेन आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द लिक्विडिटी इज सक्ड फ्रॉम द मार्केट एंड द एग्जैक्ट अपोजिट हैपन व्हेन द आरबीआई बाई सिक्योरिटी, द लेटर इज डन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन आर टू कीप a check on the temporary liquidity mismatch in the market owing to foreign currency flow। अब देखो, यदि ओपन मार्केट में बाई कर रहा है और सेल कर रहा है, बाई कौन करेगा? आरबीआई। और सेल कौन करेगा? आरबीआई। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ स्टार्ट करते। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो पहला हम दो कंडीशन लिए हैं, एक आरबीआई बाई करेगा आप लोग से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक आप लोग को सेल करेगा। अब देखो जब आरबीआई आप लोग से बाई करेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जब आरबीआई आप लोग से बाई करेगा तो क्या करेंगे आप लोग? जो जीएस लिखे हैं, मतलब जीएस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। जब आप लोग सेल करेंगे तो आप लोग को उसके बदले क्या मिलेगा? कैश मिलेगा क्या भैया? हाँ भैया, जब सेल करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे तो वी रिसीव वी वी रिसीव कैश इन आवर हैंड। मतलब एक तरीके से जब अपने सेल कर रहे हैं, मतलब वो आरबीआई बाई कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो अपने हाथ में कैश का इनफ्लो बढ़ रहा है, इससे क्या मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो इससे यदि मनी सप्लाई को बढ़ाना हो गवर्नमेंट को, तो आप लोग से क्या करने लगेगा? वो बाई करने लगेगा। तो जब आप लोग सेल करेंगे तो आप लोग को पैसा मिलेगा, ठीक है। बाई बैक, इसको बाई बैक बोल सकता। अब देखो सेल, अब पहला में सिक्योरिटी आप लोगों के पास, दूसरा में सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पीपल बाई करेंगे तो वी पे कैश टू आरबीआई। दैट मीन्स कैश outflow from the economy, the फ्रॉम द इकोनॉमी। मतलब क्या? जब हम लोग, अब जब आरबीआई सेल करेगा मतलब हम लोग बाई करेंगे। जब हम लोग बाई करेंगे, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई चीज़ बाई करेंगे तो उसके मतलब पैसा मेरे को देना पड़ेगा क्या? तो जब पैसा देंगे हम, तो मेरा तो आउटफ्लो होगा ना भाई। मेरा जो पैसा हम कहीं और खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया हम, तो इससे क्या होगा? सब पैसा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। अब आरबीआई जैसे ही पैसा मार्केट से बाहर गया
तो डिमांड फॉर मनी या फिर सप्लाई फॉर मनी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया क्या। तो इससे अपने डिमांड और सप्लाई को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट मीन्स वी आर गोइंग टू सेल और परचेज, वी आर गोइंग टू सेल और परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब कुछ आरबीआई कर रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सीधा अपने कुछ खरीद रहे हैं तो आरबीआई से खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो सीधा आरबीआई को सेल कर रहे हैं। ये मेरा क्या था, क्वांटिटेटिव, मतलब जिसको क्वांटिटी फॉर्म में अपने वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई इतना क्वांटिटी। अब आता है क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी वाला फॉर्म में है, इसको अपने बोल नहीं सकते। जैसे क्या, जैसे मम्मी पापा अपने को कितना प्यार करते हैं, क्या बता पाए क्या, इतना प्यार करते हैं, 100 का अंतर में प्यार, 100 का अंक जितना प्यार करते हैं, नहीं, अपने बता नहीं पाएंगे, क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे इसको। ये होगा मेरा क्वालिटी, जिसको क्वालिटी में बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, मम्मी पापा कितना प्यार, बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत में तो क्वांटिटी नहीं है ना भाई, तो क्वालिटी हो गया ना। और क्वालिटी मतलब हाँ भाई, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे रेटिंग देते हैं, ये कपड़ा आप लोगों ने पहना, कितना रेटिंग का, 5/4, 5/3, ये क्या हो गया, क्वांटिटी टर्म में एक तरीके से हो गया। तो जो चीज़ क्वांटिटी और क्वांटिटी टर्म में एक्सप्रेस हो पाएगी, डिस्क्लोज हो पाएगी, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जो नहीं हो पाएगी वो क्वालिटेटिव। अब देखो क्वालिटेटिव में क्या है, qualitative tools. Unlike the quantitative tools, which have a direct effect on the entire economic money supply, qualitative tools are selective tools that have effect in the money supply on the specific sector of economy. मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता। इसको अपने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते है इतना इम्पैक्ट डाल दिया, अपने ये देख नहीं सकते हैं इसको कितना इम्पैक्ट डाल दिया ये। अब देखो इसमें पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये कितना बड़ा है, एक ही पेज है ना, अभी ठीक है। कोशिश करते हैं अपने फटाफट खत्म करने के लिए, चाप नहीं लेना है। चलो देखो पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम थोड़ा तेज अप करेंगे अब। द आरबीआई प्रिस्क्राइब द सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल विच इन टर्म इम्पैक्ट द बोरोइंग हैबिट ऑफ कस्टमर। व्हेन द मार्जिन रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज बाय द आरबीआई, कस्टमर विल एबल टू बोरो लेस। अभी मैंने गोल्ड वाला एग्जाम्पल आप लोगों को पीछे में दिया था, मान लो मेरे पास 1000 रुपया गोल्ड है, लोन लेने गया मेरे को 800 का मिला। अब वही यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट बोला कि नहीं, अब एक काम करो 20% का मार्जिन, 50% का मार्जिन रखो, तो मेरे को 500 का लोन के लिए 1000 रुपया का गोल्ड गिवी रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्जिन बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। फिर आता है मोरल सुसाइड। मोरल मतलब भाई नहीं है, जैसे दोस्त लोग क्या बोलता है, भाई नहीं है, भाई के लिए नहीं करेगा क्या, मोरली इमोशनली ब्लैकमेल करता है ना कि तू मेरा भाई नहीं है। उसी तरह अरबी बोल रहा है, भाई भाई नहीं है क्या तू मेरा। अब क्रिएट करना है, एक तो मनी सप्लाई बढ़ाना या भी घटाना है, तो दो कर सकता है, एक या तो सेंट्रल बैंक खुद करे या फिर कमर्शियल बैंक करे। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक बोल रहा है यार भाई नहीं है क्या, भाई की बात नहीं मानेगा। हाँ, सप्लाई बढ़ाना है, क्रिएट करना, इंटरेस्ट रेट कम कर देना, या फिर सप्लाई ज़्यादा हो गया यार, रेट बढ़ा देना, भाई नहीं है क्या, करेगा नहीं क्या, वैसा टाइप का। तो मोरल सुसेशन बाई वे ऑफ परसुएशन द आरबीआई कन्विंस बैंक टू कीप मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी rather than सर्टेन सेक्टर्स। दूसरा आता, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्यों लग रहा है ऊपर नीचे हुआ है क्या? ठीक है, नहीं चलो। अब एक आता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोस फ्रॉम द आरबीआई। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, लोन ले रही है भाई। कौन लोन ले रहा है, ध्यान देने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोस फ्रॉम आरबीआई, मतलब इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रहा है आरबीआई से। ना तो कमर्शियल बैंक ले रहा है और ना ही कोई पब्लिक ले रहा है, गवर्नमेंट खुद लोन ले रही है। समझे क्या, गवर्नमेंट खुद लोन ले रही है, मतलब गवर्नमेंट का बात हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक की बात ही नहीं हो रहा। सच बोरोइंग बीइंग एडिशनल टू द नॉर्मल बोरोइंग रिक्वायरमेंट। हेलो।
हेलो हेलो, थोड़ा माइक इशू हो गया था यार, आवाज आता नहीं है। ठीक है चलिए, तुम क्या बोले थे? यहाँ पे गवर्नमेंट खुद बोरो करी आ रही है, से पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक का बात ही नहीं कर रहे अपने। रिक्वायरमेंट एंड इशू ट्रेजरी बिल एंड डेटा सिक्योरिटी। भाई देखो, अब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो गवर्नमेंट का आरबीआई है, आरबीआई ही गवर्नमेंट है, तो बोलेगी भाई दे दे। पर ऐसा लीगल टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, बंधु भाऊ भौजाई घर पे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू मेरे को पैसा दे रहा है, हम तुमसे लोन ले रहे हैं, तुम मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, मेरे से बॉन्ड ले लो, मेरे से कोलेटरल ले लो, कि बाद में भाई तुम इतना मेरे को पैसा दिया, हम तुमको क्या करेंगे, वापस करेंगे इतना पैसा। ऐसा ना हो कि तुम पैसा दो हम चाप के घर खुल ले। अब इसमें आता है एमएमएस में, मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में एक नया टर्म आता है, पॉलिसी रेट। इन इंडिया द फिक्स रेपो रेट कोटेड फॉर द सोवेनियर सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सोवेनियर मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट वर्ड का मैं इस मीनिंग नहीं पूछेगा आप लोग से, उतना अंदर नहीं जाने। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओवरनाइट सेगमेंट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिसी रेट। मतलब पॉलिसी रेट क्या, पॉलिसी रेट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पॉलिसी रेट एक रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है, नीचे में पढ़ेंगे डिटेल में। ये देखो रेपो रेट, फिक्स रेपो रेट, ये क्या है भैया? टपली दे रहे हैं क्या आप? भैया टपली नहीं दे रहे हैं भैया, यहाँ डिटेल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अपने वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, तो डबल डबल मेहनत नहीं करने का, सेव योर टाइम। चलो फिर आता है, अब एमएमएस में एक और आता है कि बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बैंक। आरबीआई लेंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बैंक। अब देखो, यदि कोई समरी बनाने का सोच रहा होगा, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोन ले रही है किससे? आरबीआई। देखो एरो किधर से भी बनाया है, एरो इधर बनाया है, लोन बाई गवर्नमेंट, लोन टेकन बाई गवर्नमेंट, ठीक है, लोन टेकन बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोन ले रही है आरबीआई से। अब नीचे में देखो क्या हो रहा है, बैंक रेट वाला क्या है, आरबीआई किसको लोन दे रहा है? कमर्शियल बैंक। तो जब एमएमएस में दो कंडीशन हो सकता है, जब बैंक रेट पूछेगा तो कमर्शियल बैंक पूछेगा, नॉर्मल एमएमएस पूछेगा तो गवर्नमेंट का बात कर रहा है। यहाँ पे वही सेम चीज, यहाँ पे बना लो कमर्शियल बैंक, ठीक है, नॉर्मल बैंक लिख देते हैं हम, बैंक मतलब कमर्शियल बैंक। ये लोन ले रहा है किससे भैया? लोन ले रहा है आरबीआई से, लोन टेकन बाई आरबीआई। तो आरबीआई से लोन ले रहा है मतलब आरबीआई दे रहा है, ये कौन सा बात हुआ भैया? अरे बात तो वही हुआ ना भाई, गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर है। यदि कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है तो सेंट्रल बैंक दे रहा है लोन लोन दे रहा है, सेंट्रल बैंक दे रहा है ना, लोन दे रहा है, हाँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड लोन लॉन्ग टर्म, और एक और वर्ड, लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म नहीं। अब ये लॉन्ग टर्म पे क्यों इतना एम्फेसिस कर रहे हैं हम? क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है नीचे पढ़ेंगे अपने, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ा रहे हैं। आरबीआई लेंड लॉन्ग टर्म फंड टू बैंक इज रेफर टू द बैंक रेट। However, presently RBI does not entirely control money supply via the bank rate. It use liquidity adjustment facility, जो कि नीचे पढ़ेंगे, ये रहा liquidity adjustment facility. Repo rate as one of the significant tool for establishment of control over the money. रेपो रेट के थ्रू भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या है नीचे हम पढ़ेंगे, इतना तेज हम जो पढ़ के निकले नीचे में है डिटेल में। अब दूसरा वर्ड्स मतलब क्या, डेफिनेशन दूसरे तरीके से, इन अदर वर्ड्स बैंक रेट रेफर टू द स्टेटमेंट रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर्ड टू बाई और री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और द कमर्शियल पेपर एलिजिबल फॉर परचेस अंडर द एक्ट। मतलब भाई देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कोई पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करते थे, हम जाते थे, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट मिलने वाला, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, डिटेल में पढ़ा, समरी कर रहे हैं एक तरीके से, डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एग्जाम्पल लेके मनी सप्लाई में। हाँ भैया ठीक है, याद दिला देना तो भी, कितना आप लोग याद होगा हमको पता है। तो बली मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है, उसको हम सेल किया, ठीक है, रोहित सिंह मेरा एक फ्रेंड है, उसको हम सेल किया बिल ऑफ सिक्योरिटी, वो हम सेलर है वो बायर है, वो मेरे को बोला भाई ये काम कर, ये मेरे से तू बिल ऑफ सिक्योरिटी ले ले, कि 3 महीना बाद हम तेरे को लिख के देते हैं स्टैम्प मार के, 3 महीने बाद तेरे को हम पेमेंट देंगे। अब मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसा का, हम उसके बाद गए, बोला भाई अभी तो पैसा नहीं है, हम बिल के डेट को ही पैसा देगा तेरे को, ठीक है। हम बोले यार पैसा तो चाहिए मेरे को, और किसी के पास गए नहीं मिला, हम सीधा गए बैंक के पास, बैंक बोले भाई देखिए 1 लाख रुपए मेरे को रोहित सिंह से मिलने वाला, मेरा पार्टी है, मेरा एडिटर है वो, तुम 3 महीने बाद लेकिन ये पैसा मेरे को मिलने वाला, तुम लेकिन मेरे को पैसा अभी चाहिए। बोलेगा ठीक है भाई 1 लाख है ना, तुम 90,000 मेरे से ले ले अभी,
10,000 हम अपना चार्जेस काटेंगे, 90,000 मेरे से ले ले, अब बाकी हम पैसा बाद में लेंगे उससे। हम बोले ठीक है यार दे दो मेरे को 10,000, कोई मेरे को अभी पैसा का बहुत रिक्वायरमेंट है। तो हम 10,000 बोलेंगे ठीक है काटो, मेरे को अभी पैसा दो, मेरा काम तो हो जाएगा। चलो ठीक है। अब ये बिल ऑफ सिक्योरिटी हम किसको बेचा? कमर्शियल बैंक को। अब जैसा रिक्वायरमेंट मेरे को है वैसा रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक को भी तो हो सकता है ना भाई। तो कमर्शियल बैंक अब किस बैंक के पास जाएगा? इधर कमर्शियल बैंक के पास जाएगा या फिर अपना पापा आरबीआई के पास जाएगा। अरे बोलेगा ठीक है भाई बिल ऑफ सिक्योरिटी दो। अब मेरे से वो 10,000 रुपये लिया ना, काटा है ना, लेकिन आरबीआई को जब वो देगा तो आरबीआई 10,000 नहीं काटेगा, आरबीआई का रेट थोड़ा कम होता है। वो बोलेगा एक काम करो तुम मेरे से 95,000 ले लो। तो इफेक्टिवली बैंक 2 बार कमाया। ये खाली एक साथ थोड़ा सा लॉजिक दे रहे हैं। बैंक 2 बार कमाया, एक कहाँ कमाया जब मेरे से 10,000 कमाया, और एक ऑलरेडी 90,000 को चीज को 95,000 में बेचा क्या बैंक आरबीआई को, 5,000 वहां कमाया। अरे इफेक्टिवली तो 10 5 उसका लॉस भी हो रहा है, 95 मिल रहा है, लेकिन भाई यहाँ ले तो कमा लिया ना वो। यदि यहाँ 5 का लॉस हुआ तो यहाँ 10 कमाया था, सेटअप होकर 5 का इनकम हुआ नेट का उसका। तो बैंक कभी भी लॉस में नहीं होता, इसको बोलते हैं स्प्रेड। एंटर में आप लोग पढ़ेंगे, फाइनल में पढ़ेंगे, स्प्रेड इसको बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस। रिक्वायरमेंट नहीं था, थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। तो टीचर लोग ज्ञान देते रहता है, अपना काम तक का ही लेना ज्ञान, ठीक है। बैंक रेट इज यूज्ड टू प्रिस्क्राइब पेनाल्टी टू द बैंक इफ डज नॉट मेंटेन द प्रिस्क्राइब एसएलआर। भाई देखो, और ये क्या मतलब नॉर्मल सा बात है भाई, इंडिया फिर कोई भी गवर्नमेंट यदि कोई रूल्स बन रहा है, यदि उसमें अपने पेनाल्टी नहीं डालेंगे सामने वाला फॉलो नहीं करेगा। सामने वालों को फॉलो करने के लिए पेनाल्टी डालना पड़ता है। आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो कुछ नहीं करेगा, यदि पेनाल्टी डाल दिए भाई ये नियम तोड़ा 1,000 रुपये का फाइन है, वो कोई नहीं करेगा। तो इससे मेरा क्या होता है, ये ए मैसेज मेरा खत्म होता है, आता है LF। और कितना पेज है? एक पेज है क्या? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा स्पीड अपने बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाने पे फिर लैफ, अब हमने पढ़ेंगे लैफ। लैफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आरबीआई uses LAF as an instrument to adjust the liquidity and money supply on the basis of recommendation of नरसिम्हा, इसको मार्क करेंगे, नरसिम्हम कमेटी। लैफ MCQ आ सकता है कि लैफ किसके रिक्वायरमेंट से आया, किस कमेटी के रिक्वायरमेंट से आया, तो आप आपको मार्क करना पड़ेगा, टिक्की टिक्की में खेलना पड़ेगा आपको। नरसिम्हम कमेटी। Reform the RBI introduced the liquidity adjustment facility under which RBI provide financial accommodation to the commercial bank through repo rate and reverse repo rate। अब ये क्या होता है लैफ? अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई। ये तो नॉर्मल सा बात बोल दिया, ठीक है। मतलब जो बैंक कमर्शियल बैंक है वो बोरो कर रहा है किसी आरबीआई से। अब देखो शॉर्ट टर्म बेसिस, ऊपर में बैंक रेट था क्या, वहां भी तो हमारे से लोन ले रहे थे, इसी पे बोल रहे थे, यही पे इंस्टीट्यूट खेलता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस है। यदि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में वर्ड एक वर्ड में गलती किया आप लोग, रेपो रेट जहाँ पे बैंक रेट मार के आ जाएंगे, बैंक रेट यहाँ पे रेपो रेट मार के आ जाएंगे। अगेंस्ट अ रीपर्चेस एग्रीमेंट अंडर दिस पॉलिसी बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल एंड लेटर बाय देम बैक फ्रॉम द प्री डिफाइंड परचेज। मतलब क्या भाई, कुछ सिक्योरिटीज मेरे को दो। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, हेलो चलो चलो ठीक है। बोला था खत्म हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, चलो ठीक है। रेपो रेट, अब देखो रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म में यदि मेरे को रिक्वायरमेंट है तो हम आरबीआई से पापा से जाकर बोलेंगे पापा पापा पैसा दो मेरे को, पापा पैसा देंगे। अब देखो क्या है, अब देखो आ जाओ, एक तो एग्जाम्पल बना लो। इतना देर बाद हमने एग्जाम्पल बना रहे, ये एग्जाम्पल 2 में काम आएगा, ठीक है। एक आएगा लैफ में और एक और जब आएगा तो बता देंगे लैफ। अब देखो ये बैंक है, छवि मेरा बैंक का छवि। ये कौन सा बैंक है भैया, बड़ा गंदा लग रहा है देखने में। चलो ठीक, ये मेरा बैंक है। अब देखो NDTL ₹500 करोड़। अब इसमें क्या है, अब बैंक का रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट कि आपको CRR क्रिएट करना। हाइपोथेटिकली हम अजम्पशन ले रहे हैं, मैसेज नहीं करेगा कोई कि भैया 4% नहीं 5% है, 5% नहीं 8% है, ठीक है। SLR
20% मेंटेन करना है। किसका? तो हो जाएगा 100 करोड़। अब एक्चुअल में लेकिन हम कितना मेंटेन कर रहे हैं? एक्चुअल में मान लो ये वाला 20 का 20 ही कर रहे हैं, पर ये वाला 100 रिक्वायर्ड था, पर हम कर रहे हैं कितना? 150। और इस इलाके में हम पढ़ाया था कि ये 150 को हम 3 फॉर्म में रख सकते हैं। एक कैश खुद में, दूसरा गोल्ड जो कि 20 था, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो क्या हो जाएगा? 70 70, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80। हो जाएगा 80। इफेक्टिवली यदि हम बोले तो एक्स्ट्रा कितना है? रखना था मेरे को 100, रखे हम 150, तो एक्स्ट्रा कितना रखे हैं? एक्स्ट्रा यदि निकालें तो ये 70 तो ये हो गया। अब 80 में ले 30 ही रखना था मेरे को, तो एक्स्ट्रा कितना रखे हम? 50 रखे हैं भैया। तो एक्स्ट्रा हम कितना रखे? फिक्स 50 50 एक्सेस देन रिक्वायर्ड, एक्सेस देन रिक्वायर्ड। अब देखो इसी को क्या करेंगे अपने? कोलेट्रल रख देंगे, जो कि एग्जाम्पल में बोला है, कोलेट्रल एंड टेक लोन। ऊपर में एसएलआर में कुछ कोलेट्रल नहीं रख रहे थे, ना ही आरआर में, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में अपने को कोलेट्रल रखना पड़ेगा। कोलेट्रल क्या? कोलेट्रल मतलब तरीका उधारी। उधारी की जैसे हम कुछ सामान लेने गया, बोला भाई तेरे भरोसा नहीं है मेरे को, तो भाग जाएगा। बोलेंगे भाई नहीं, एक काम कर, मेरे 10,000 का फ़ोन ले ले, हम तेरे से 2,000 का सामान ले, 10,000 का फ़ोन रख, जब 2,000 रुपया देंगे तो मेरे को 10,000 का फ़ोन वापस दे देना। तो यही है, ये कोलेट्रल रखते हैं अपने, कोलेट्रल रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन अदर वर्ड्स रेपो एंड रीपर्चेस ऑप्शन, रेपो रेट को रीपर्चेस ऑप्शन नहीं बोलते हैं, इज द कलेक्ट कलेक्टराइज्ड लेंडिंग बिटवीन, कोलेट्रलाइज, repo collateralized lending because bank borrow money from the reserve bank and in reserve bank of India and fulfill their short term monetary requirement, short term याद रखने का, short term monetary requirement by selling security to RBI with an explicit agreement to repurchase the same। भाई हम बेच के ना भाग नहीं सकते, मेरे को वापस परचेस करना पड़ेगा, इसलिए इसको रेपो रेट को रीपर्चेस ऑप्शन भी बोलते हैं अपने। जो फोन हम दिए ना उसके पास, वो फोन मेरे को वापस लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फ़ोन दिया बोले भाई सल्टा ले उसमें से, नहीं सल्टाएगा नहीं यार भाई, तुमको सल्टा देगा, बोलेगा बेटा इधर आओ कपची में आओ, समझे? तो रीपर्चेस ऐसा मतलब तुमको जो आरबीआई को दिए हो तुमको वापस खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारा। एट फिक्स रेट, द रेट चार्ज बाई द आरबीआई। भाई रेट डिपेंड करता है किस पे? आरबीआई पे, मूड के ऊपर। फिर एक आता है रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रेपो रेट में क्या हो रहा था, कमर्शियल बैंक लोन ले रहे थे आरबीआई से, तो रिवर्स रेपो रेट उल्टा कर दो भाई रेपो रेट का। अब आरबीआई लोन लेगा किससे? कमर्शियल बैंक से। इतना आसान है क्या? एकदम इतना ही आसान है। इट इज अ रिवर्स रेपो रेट, दैट मीन्स दिस इज अ रेट आरबीआई पे टू द बैंक इन ऑर्डर टू कीप एडिशनल फंड इन आरबीआई। इट लिंक टू द रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे। यह क्या है? रेपो रेट से लिंक है। ऐसे कैसे? रिवर्स रेपो रेट इक्वल टू क्या? रेपो रेट माइनस 1। अरे भाई दोनों मिला के 1 होगा ना, तो उसमें माइनस कर देंगे रेपो रेट को, 1 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अब थोड़ा इसमें तेज पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि भाई रिक्वायर्ड नहीं है। In other words, repo rate is a defined an instrument for the lending fund by purchasing the security with the agreement to resell the security on the mutually agreed future date at the agreed price which include the interest and fund length। भाई जो अब जब आरबीआई लोन ले रहा है तो आरबीआई को कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा। भाई नियम सबके लिए होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पापा के लिए नियम अलग हुआ बेटा के लिए नियम अलग हुआ, नहीं, दोनों नियम दोनों के लिए अलग हुआ, लीगल लॉ दोनों के लिए सेम होता है। अब आरबीआई को अपना सिक्योरिटी सेल करना पड़ेगा, सेल करेगा तो वहाँ भी वही भाई तुमको रीपर्चेस करना पड़ेगा फ्यूचर प्राइस पे, एक प्री फिक्स प्राइस। फिर आता है MSF। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो नीचे शायद पॉलिसी, हाँ उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, बस खत्म। हाँ बस चलो आधा पेज और बचा हुआ है, अपने सटाक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सटाक से। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बा बचवा, इम्पोर्टेंट बा, ध्यान देवे कोई, ध्यान देवे कोई। चलो का ध्यान देवे का भैया। ये सारा यहाँ ले यहाँ तक सेम, ठीक बा? सबका बा, सब सेम बा भैया, चलो ठीक बा, सब सेम बा। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या था मेरा? रिक्वायर्ड 20 और 100। अब हम मेंटेन कितना किए हैं? एक्चुअल 20 और 100, मतलब क्या? 50 कैश मेरा, 20 गोल्ड मेरा, और 30 जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या एक्सेस है क्या मेरा? नो एक्सेस,
तो जब मेरे पास एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मेरे को एडिशनल फंड का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है भूले भटके, भगवान का दया नहीं रहो, किस्मत यदि खराब हो और मेरे को फंड का शॉर्टेज पड़ गया, अब मेरे को फंड लेना पड़ेगा, पर कैसे लेना? जब मेरे पास कोलेट्रल है तो एलएफए कर लेंगे, हम लैफ कर लेंगे। जब कोलेट्रल नहीं है मेरे पास तो उसका भी तो कुछ जुगाड़ लाना पड़ेगा। तो आरबीआई बोला है मेरे पास जुगाड़, आ जाओ। अब इस कंडीशन में हम एमएसएफ पढ़ते हैं। एमएसएफ रेट इज अ पीनल रेट, मार्क करने का, ये पीनल रेट है, पेनाल्टी है मतलब एक तरीके से, मतलब तुम गलत काम किया है। पीनल रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू द बैंक ओवर द रेट अवेलेबल अंडर द रेपो रेट, मतलब रेपो रेट पॉलिसी के अंदर में जो रेट तुमको वो मिलेगा उससे अबव ऊपर, मतलब उससे ज्यादा तुम ले सकते हो कोलेट्रल वो करना करके। बैंक अवेलिंग द एमएसएफ रेट कैन यूज द मैक्सिमम ऑफ, देखो एमएसएफ रेट, ये एकदम हाईलाइट गारंटी है कि एक मार्क हम लिख के देंगे कि तुम्हारा एमसीक्यू में 1 मार्क्स का आएगा। यदि इस चैप्टर से एमसीक्यू गिरता है तो ये एक एमसीक्यू उसमें रहेगा, गारंटी है मेरे। बैंक अवेलिंग एमएसएफ रेट कैन यूज अ मैक्सिमम ऑफ 1% ऑफ एसएलआर सिक्योरिटी, मतलब एसएलआर में जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब एसएलआर यहाँ पे कितना है मेरा 100 का 1% तक ही हम एमएसएफ में लोन ले सकते हैं। मतलब 100 का 1% होगा 1 करोड़, मतलब 500 करोड़ के बदले, मतलब 100 करोड़ के बदले हम 1 करोड़ का ही अपना वो ले पाएंगे, एक्स्ट्रा फंड ले पाएंगे एलबीआई से। इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेफर टू ए फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो, शेड्यूल मतलब यार कमर्शियल बैंक आगे में शेड्यूल लगा तो शेड्यूल हो जाएगा, कुछ अलग वर्ड का मतलब नहीं है। बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ओवर एंड अबव व्हाट इज अवेलेबल टू देम थ्रू द लैफ, मतलब लैफ में तो यहाँ बोल भी दिया ओवर एंड अबव द लैफ, मतलब जो लैफ में अवेलेबल है उसका हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो तुम ले ही सकता है मेरा भाई, ये पीनल है, एक्स्ट्रा चाहिए तो लैफ का ऊपर में तुमको ये मिलेगा। लैफ विंडो बाई डिपिंग इनटू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, डिपिंग मतलब क्या होता है, डिप मतलब अंदर घुसना, जैसे वो पिज्जा खाते हैं वहाँ पे आता है डिपी चीज, ऑर्डर द डिपी चीज मतलब क्या, जो चीज आता है ना उसको डिप करके खाएंगे ना, डिपी चीज, वही का बात कर, डिप करेंगे एसएलआर में अपने अंदर जा रहे हैं, मतलब एसएलआर के अंदर तक तरीका से निकाल रहे हैं। तो इसका लिमिट को अपने ऐसे लिख सकते हैं, एमएसएफ रेट इक्वल टू रेपो रेट प्लस 1 एमएसएफ रेट इक्वल टू रेपो रेट प्लस 1। तो मेरा एमएसएफ रेट हो सकता है रेपो रेट प्लस 1, वन मेरा क्या था, 1% ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये जैसे टॉपिक खत्म हो गया, आप लोग का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। अब ये आधा पेज है, 60 से हम पढ़ेंगे, टाइम इसमें हम बिल्कुल भी तय नहीं करेंगे, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। चलो तो ये मेरा था एमएसएफ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाओ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिसीजन, वी हैव डिस्कस्ड above the instrument for monetary policy and understanding of an organizational structure for monetary policy decision is necessary to understand the way monetary policy is conducted in India। अब देखो the Reserve Bank of India Act 1934 was amended on, ये मार्क किया होगा कि एमसीक्यू में आ सकता है, किस्मत खराब हुआ आप लोगों को, on June 27, 2006 for giving a statutory banking to monetary policy framework agreement MPFA and setting of the monetary policy committee। अब monetary policy committee क्या है? Monetary policy committee consists of 6 members shall determine the policy rate achieving the inflation target through debate and majority vote by panel of experts। मतलब जो भी डिसीजन होगा ना 6 महीने मेजोरिटी क्या होगा, 6 में ले 4, हाफ नहीं मेजोरिटी बोला है, मेजोरिटी होगा 4, तो यह है क्या बात, इठूला है क्या, मेजोरिटी वोट और कम से कम 6 मेंबर होंगे। The monetary policy framework agreement is an agreement between the government of India and the Reserve Bank of India। ये क्या है भाई, देखो between किसका है, गवर्नमेंट और आरबीआई, to tolerable inflation rate that the RBI should target to achieve price stability। ये किस लिए होता है भाई, मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट याद करने का। MPFA मतलब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्यों होता है, ये होता है बिटवीन गवर्नमेंट और आरबीआई, भाई मैक्सिमम मेरा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम है ये, कि मैक्सिमम मेरा इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए भाई, इससे ज्यादा नहीं जाने का, इससे ज्यादा जाने का तो मारेंगे तुमको। क्यों मारेंगे, नीचे में लिखा हुआ, वैसे ही नहीं बोल रहा। The amended RBI Act 2016 provide for the statutory basis for implementation of flexible inflation targeting framework, announcement of the official target range
ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये मार्क करने का। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है पूछ देगा थोड़ा तो भाई टारगेट करेंगे ना भाई, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। द एक्सपर्ट कमिटी अंडर उर्जित पटेल, मार्क याद रखने का, उर्जित पटेल, टू रिवाइज द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द रिपोर्ट ऑफ द जनवरी 2014 suggested that RBI abandon the multiple indicator approach and make the inflation targeting the primary objective। मतलब जो पुराना मल्टीपल इंडिकेटर था उसको हटा दो भाई, अभी नया लगा लो। द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई वंस इन एवरी 5 ईयर, वंस इन एवरी 5 ईयर। ये एमसीक्यू आएगा आप लोग में, लिख ले दीजिए। इन्फ्लेशन टारगेट जो गवर्नमेंट और आरबीआई के डिसाइड करेंगे वो हर 5 साल में एक बार करेंगे, इसलिए इलेक्शन भी हर 5 साल में एक बार होता है, समझे क्या? सब लिंक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद ईच एंड अदर, ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड है। ये कौन सा कनेक्टेड है भैया? अब है कनेक्टेड तो है, क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% कंजम्पशन इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर में पढ़ के आते हैं। इन्फ्लेशन एज द टारगेट फॉर द पीरियड फ्रॉम अगस्त 5, 2016 टू मार्च 31, 2020। मतलब इस पीरियड में इन्फ्लेशन जो होना चाहिए था वो अपर टॉलरेबल लिमिट था 4%, विद द अपर टॉलरेबल लिमिट इज 6% एंड लोअर टॉलरेबल लिमिट इज 4%। मतलब 2 का नीचे नहीं जाना चाहिए और 6 का ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आरबीआई मैंडेट, अब भैया इन्फ्लेशन में 0 क्यों नहीं कर देते, लोअर लिमिट क्यों लगाया? अरे मेरा बाबू अभी तो समझा क्या, यदि इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा मतलब जो सप्लायर लोग हैं भाई, रॉ मटेरियल का दाम तो बढ़ रहा है पर प्राइस तो नहीं बढ़ रहा ना गुड्स का, तो कोई सप्लाई करेगा क्या? बंद करके भाग जाएगा, बोलेगा यार हर साल कॉस्ट बढ़ रहा है पर हम सप्लाई प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे, प्राइस नहीं बढ़ाए तो मेरा इनकम कैसे होगा? बंद करेगा झाप, अब चल देगा, निकल जाएगा। वो मोदी जी बोलते थे ना, मेरा क्या, मैं झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा, मैं तो फकीर आदमी हूँ, उसी तरह वो भी फकीर आदमी हो जाएगा, बंद कर निकल जाएगा। खाओगे कैसे और नहाओगे कैसे? द आरबीआई इज मैंडेटेड टू द पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में तुमको पब्लिश करना है। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड द फोरकास्ट ऑफ द इन्फ्लेशन कमिंग से, बताओ कहाँ से आया और 6 महीना बाद क्या होगा वही बताना है। टू द 18 मंथ, 6 ले 18 महीने के बीच में क्या होगा वो बताना है तुमको। द फॉलोइंग फैक्टर आर नोटिफाइड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, द फेलियर ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। भाई क्या फेलियर है वो बताना पड़ेगा तुमको, कैसे बताना पड़ेगा? यदि फेल हो गया अचीव करने में तो क्यों बताओगे, ये बता रही है। द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर लिमिट, यदि एवरेज इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा अपर लिमिट से, टारगेट इन एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड का सबसे बड़ा रेलेवेंस है, हम अंडरलाइन में किया, कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, मतलब लगातार 3, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यदि 2 में हुआ 1 में नहीं हुआ तो ये नहीं काउंट होगा। लगातार 3 क्वार्टर मतलब मोर देन 9 मंथ्स, कंटिन्यूअस 9 मंथ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि पहला 2 क्वार्टर में हुआ मतलब 6 महीना में, फिर 3 महीना नॉर्मल हो गया, फिर 3 महीना में, तो ये काउंट नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव एक खास ध्यान देंगे, इसलिए हम अंडरलाइन करके रखे हुए, देखो अंडरलाइन दीजिए, हाईलाइट भी मार दे रहा है। कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है, ईच एंड एवरी वर्ड विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वार्टर, द एवरेज इन्फ्लेशन लेस, यदि ज्यादा हुआ तो बताओ और कम हुआ तो भी बताओ, वही सेम, एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। द चॉइस ऑफ द, बाकी ज्ञान दिया हुआ। इससे अपना क्या होता है, अपना सूता समाप्त, मतलब चैप्टर क्या हुआ, फिनिश कर दिया, ठीक है। चलो तो अपने सभा समाप्त करते हैं और घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलो ठीक है, तो अपना चैप्टर 6, चैप्टर 8 खत्म हो चुका है, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद अटेम्प्ट तो आएगा वापस। चलो ठीक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।